क्लास 10 CBSE चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। इन 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट है यहाँ पर न्यूट्रिशन। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ग्रीन प्लांट और स्पेसिफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो खुद का खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओके, बाय यूजिंग सनलाइट। तो इनसे खाना बनाया जाता है। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक। ये डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, सब टाइप्स। फर्स्ट है होलोजोइक, सेकंड है सैप्रोफाइटिक और थर्ड है पैरासाइटिक। होलोजोइक में क्या होता है, देखो, इंजेस्ट होल फूड ऑर्गेनिक मैटर, ओके। तो सबसे पहले खाना अंदर इंजेस्ट किया जाता है, अंदर लिया जाता है, और उसके बाद में इंटरनल डाइजेशन होता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस, डॉग्स, अमीबा ऐसे खाना खाते हैं। पहले खाने को अंदर लिया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है, और बाद में इंटरनली डाइजेस्ट किया जाता है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकेंड है यहाँ पर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, फंगी, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, खाना खाते हैं एक्सटर्नली। जैसे कि मान लो कि अभी एक एक्सीडेंट में एक डॉग का डेथ हो जाता है, तो 1-2 दिन बाद ये फंगाई वगैरह वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर खाना खाना शुरू कर देगी। इसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड है यहाँ पर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, देखो, लाइस, लीचेस, कस्कटा प्लांट, ओके, ये क्या करते हैं, लिविंग होस्ट के ऊपर जाते हैं और उस लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर से ही, विदाउट किलिंग इट इमीडिएटली। उसको मारते नहीं है, उस होस्ट को मारते हैं क्या, नहीं मारते हैं। तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। आगे हम देखेंगे यहाँ पर स्टेप्स इंक्लूड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी स्टेप होती है, ओके। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओके, और सनलाइट के हेल्प से, क्या, सनलाइट के हेल्प से प्लांट क्या करता है, खुद का खाना खुद बनाता है, यानी कि ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है, इसको याद रखो। और यहाँ पर क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में कुछ स्टेप्स है। पहला है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, देखो, ये जो क्लोरोफिल होता है ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप देखो, कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग, ओके। अब कन्वर्जन में क्या हो जाता है, ये जो लाइट एनर्जी इस क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट एनर्जी बिकम्स केमिकल एनर्जी, तो कन्वर्जन होता है यहाँ पर। और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ, स्टेप 2 हुआ, स्टेज 2 हुआ। अब थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पर रिडक्शन है। थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन बाइंड विथ CO2। इस CO2 में क्या बाइंड हो जाता है, हाइड्रोजन बाइंड हो जाता है, और एंड फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट। और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ओके। और बाद में वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये थे 3 स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे स्टोमाटा के बारे में। जब गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो वो स्वेल अप हो जाती है, ओके। और जैसे ही वो स्वेल अप हो जाएगी, वो स्टोमेटल पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है और CO2 को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। कैसे, जब पानी अंदर जाएगा तब। अब जब पानी उससे बाहर आएगा सेल से, तो वो सेल श्रिंक हो जाती है, और जैसे ही श्रिंक होगी वो जो पोर होता है वो सील हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ओके। क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कौन रेगुलेट करता है, वाटर मूवमेंट रेगुलेट करता है। इसको याद रखिएगा। अभी हम जानेंगे सिंगल सेल एनिमल्स, ओके, कैसे खाना खाते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे खाना खाते हैं। तो हम देखेंगे अमीबा के बारे में। मान लो कि यहाँ पर फूड है, तो अमीबा क्या करेगा, ये अपना सूडोपोडिया एक्सटेंड करेगा। क्या करेगा, सूडोपोडिया क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, यानी कि ऐसे आगे लाएगा, ओके, ऐसे आगे लाएगा।
ओके, सूडोपोडिया क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा टू एंगल्फ फूड, फूड को खाने के लिए सूडोपोडिया एंगल्फ करेगा। सूडोपोडिया मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। सूडोपोडिया मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है, एक्सटेंड सूडोपोडिया टू एंगल्फ फूड। उसके बाद क्या हो जाता है देखो, क्रिएट अ टेम्पररी फूड वैक्यूल, फिर एक टेम्पररी ऐसे फूड वैक्यूल बन जाती है और उसके अंदर एंजाइम होता है, वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। और उसके बाद क्या होता है देखो, एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये जो ब्रेक डाउन किया हुआ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाता है साइटोप्लाज्म में, और बाद में वेस्ट इजेक्टेड एनीवेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेल। ओके, तो जो वेस्ट होता है वो इजेक्ट किया जाता है, बाहर फेंका जाता है फ्रॉम एनीवेयर। ओके, एनीवेयर से क्या किया जाता है, उस अनअब्जॉर्ब फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर इजेक्ट किया जाता है, बाहर फेंका जाता है। पैरामेशियम का देखिए, मान लो कि यहाँ पर माउथ है और यहाँ पर एनस है। अब क्या होगा, ये जो फूड है ये सिलिया के थ्रू माउथ के पास पहुँच जाएगा। ओके, तो देखते हैं, यूजेस कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ सिलिया टू स्वीप फूड। तो पैरामेशियम क्या करता है, सिलिया का कांस्टेंट मूवमेंट करता है फूड को स्वीप करने के लिए। उसके बाद में फूड इज़ ड्रिवन टू अ स्पेसिफिक फिक्स स्पॉट, और उसके बाद ये फूड जो है वो ड्रिवन चला जाता है फिक्स स्पॉट पर। उसके बाद में मूव्स इनटू हर डेडिकेटेड फूड वैक्यूल, और उसके बाद एक फूड वैक्यूल बन जाती है। क्या बन जाती है, फूड वैक्यूल, और उसके अंदर ये खाना है। ओके, और उसके अंदर डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाता है खाना डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में। ओके, और उसके बाद जो वेस्ट होगा वो वेस्ट ना क्या होगा, एक स्पेसिफिक स्पॉट से, एनल पोर से बाहर फेंका जाता है। ये था पैरामेशियम का न्यूट्रिशन, और ये क्या था, अमीबा का न्यूट्रिशन। आई होप आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन। तो माउथ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। माउथ के अंदर टीथ होता है, ये मैकेनिकली ब्रेक करता है फूड को, और सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है। इस सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, केमिकल ब्रेकडाउन करता है फूड का। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम ओसोफेगस के बारे में, फूड पाइप के बारे में देखते हैं। ओके, अब होता क्या है देखो, ये मान लो कि ये क्या है, ये फूड है। ओके, और अब ये जो ओसोफेगस है उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चालू हो जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि क्या, रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपांशन। ओके, ये जो ओसोफेगस है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होता है, और धीरे 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 ये जो खाना है वो आगे ढकेला जाता है। ओके, ये खाना कहाँ पर ढकेला जाता है, आगे ढकेला जाता है। तो ओसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि क्या, रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपांशन, और इससे क्या होता है, फूड आगे पुश हो जाता है। ओके, और अब खाना यहाँ पर कहाँ पर पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। ओके, स्टमक में क्या होता है देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है वो HCl को रिलीज करती है। HCl का काम होता है जर्म्स को किल करना और क्रिएट्स एसिडिक मीडियम तैयार करना। उसके बाद में पेप्सिन सीक्रेट होता है, P फॉर पेप्सिन, P फॉर पेट एंड P फॉर प्रोटीन। ओके, तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन का। नेक्स्ट यहाँ पर स्टमक में म्यूकस सीक्रेट हो जाता है, और म्यूकस का काम है प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड। वो स्टमक के लाइनिंग को, वॉल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, म्यूकस। अब खाना जो है वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लॉन्ग और हाईली कॉइल ट्यूब है। ओके, ये जनरली ना हर्बीवर्स में काफ़ी लॉन्ग होता है, इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि हर्बीवर्स जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं, और ग्रास के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हर्बीवर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। ओके, और कार्निवर्स का ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये काफ़ी शॉर्ट होता है। ओके, अब खाना चला जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो वाटर होगा वो उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ओके, और बाद में ये खाना जाता है एनस में जाता है। कहाँ जाता है, एनस में जाता है, और वहाँ पर एक एनल स्फिंक्टर होता है, यानी कि एक दरवाज़ा होता है। ओके, और जब चाहते हैं तब जब हम बाथरूम जाते हैं तो वो एनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, और फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम बाहर फेंकते हैं। तो ये था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, और थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पर।
प्रोटीन जो होता है उसका कन्वर्जन अमीनो एसिड में होता है। प्रोटीन का कन्वर्जन किस में हो जाता है? अमीनो एसिड में हो जाता है। ओके, प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड में हो जाता है। और कौन करता है? एंजाइम कौन कौन सा है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ओके, ये पेप्सिन स्टमक में सिक्रेट होता है और ट्रिप्सिन कौन सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है। कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज, ये सलाइवा माउथ में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ेंगे हम फैट्स का कन्वर्जन फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल में होता है। और ये कौन करता है? बाइल करता है और लाइपेज करता है। अब बाइल के बारे में जानेंगे। बाइल लिवर सिक्रेट करता है, लिवर बाइल को सिक्रेट करता है और इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बड़े बड़े जो फैट रहेंगे उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या करना? तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है और प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम, और वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। सेकेंड है लाइपेज। लाइपेज को कौन सिक्रेट करता है? पैनक्रियाज सिक्रेट करता है। ओके, और एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ओके, ये पैनक्रियाज सिक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, और ये जो बाइल है, बाइल इसको लिवर सिक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो याद रखना है यहाँ पर। अब हम विली के बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है। विली क्या होती है? आप यहाँ पर देख सकते हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये मिलियंस होते हैं। ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और ये क्या करता है? मैसिवली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है विली। ओके, और ये रीच सप्लाई होती है विद ब्लड कैपिलरीज। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती है। क्यों? क्योंकि टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सीधा ब्लड में अमीनो एसिड, ओके, और फैटी एसिड, ग्लूकोज, इन सबको एब्जॉर्ब करती है। तो ये है विली का काम। ओके, विली क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, और इसका काम है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन, फॉर एब्जॉर्प्शन, सॉरी डाइजेशन नहीं, फॉर एब्जॉर्प्शन, ये विली का काम है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बनता है। अब इस ग्लूकोज का क्या क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज देखेंगे थ्रू वेरियस पाथवेज। तो साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज का कन्वर्जन पाइरूवेट में होता है। ओके, 3 कार्बन में कन्वर्ट होता है। 6 कार्बन किस में कन्वर्ट होता है? 3 कार्बन पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। अब देखो, ये जो पाइरूवेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ओके, क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। फिर इस पाइरूवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और फाइनली हमें क्या क्या मिलता है? CO2, वाटर और हाई एनर्जी ATP के फॉर्म में मिलती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिलती है। 38 ATPs होती है। ओके, तब ये जो पाइरूवेट का कन्वर्जन CO2, वाटर और हाई एनर्जी में हो रहा है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ओके, और यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। आगे देखते हैं, ये जो पाइरूवेट है ये मान लो कि ईस्ट के अंदर चला गया। ओके, और ईस्ट में क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन नहीं होता, यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कौन सा रेस्पिरेशन होगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पर पाइरूवेट का कन्वर्जन इथेनॉल में होता है, CO2 में होता है, और लो एनर्जी हमें मिल जाती है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। और ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। अब ये पाइरूवेट मान लो कि एक्सरसाइज करते वक्त मसल सेल्स में गया। ओके, और मसल सेल में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है। फिर इस पाइरूवेट का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड और लो एनर्जी में होता है। ओके, और यहाँ पर ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। अब थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। ये लैक्टिक एसिड जब बिल्डअप हो जाता है मसल्स में, तो मसल क्रैम्प और फटीग आना चालू हो जाता है, क्रैम्प आ जाते हैं और थकान आ जाती है। ओके, लैक्टिक एसिड की वजह से। तो ये था ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज थ्रू वेरियस पाथवेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। काफ़ी ये भी इजी कंसेप्ट है। चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो एयर जो होती है ये सबसे पहले नॉस्ट्रिल में आ जाती है, फिर उसके बाद फैरिंग्स में चली जाती है, फिर लैरिंग्स और फिर ट्रैकिया।
ओके, आप ये जो देख पा रहे हो ये ट्रैकिया है, ये क्या है, ट्रैकिया है। और ट्रैकिया के ऊपर ना कार्टिलेज की रिंग्स होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइट रिंग्स, कार्टिलेज की रिंग होती है। ये क्या करती है, प्रिवेंट कोलैप्स, क्या करती है, प्रिवेंट कोलैप्स। ये कार्टिलेज को कोलैप्स नहीं होने देती है, ये पकड़ के रखती है, सपोर्ट करती है कार्टिलेज की रिंग। ओके, तो सवाल पूछा जाता है। ओके, ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है, कार्टिलेज का रिंग होता है, क्यों, फ्रॉम प्रिवेंट कोलैप्सिंग। ओके, और उसके बाद हवा ब्रोंकाई में चली जाती है। हवा कहाँ चली जाती है, ब्रोंकाई में चली जाती है। देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है ब्रोंकाई, ये क्या है, व्हाट, दिस इज व्हाट, ब्रोंकाई। ओके, और उसके बाद हवा ब्रोंकिओल्स में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ब्रोंकिओल्स में चली जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है, ब्रोंकिओल। ओके, और लास्ट में चली जाती है एल्वियोलाई में। लास्ट में कहाँ पर चली जाती है, ऐसे एल्वियोलाई में चली जाती है। अब एल्वियोलाई के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। एल्वियोलाई क्या होती है, बलून लाइक सैक होती है, एक थैली होती है। ओके, और इसका सेल वॉल काफ़ी क्या होता है, थिक होता है, और सराउंडेड बाय कैपिलरीज, और काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज होती है। अब एल्वियोलाई का काम क्या है, देखो ये ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करती है, O2 को कहाँ पर डिफ्यूज़ करती है, ब्लड के अंदर, और CO2 को वो ब्लड से बाहर निकालती है, डिफ्यूज़ आउट करती है। ओके, ये एल्वियोलाई का काम है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को अंदर भेजती है, डिफ्यूज़ करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ आउट करती है। कौन, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। ओके, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने का काम किसका होता है, एल्वियोलाई का होता है। किसका होता है, एल्वियोलाई का होता है, और ये एल्वियोलाई लंग्स में प्रेजेंट रहती है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हम लेंगे, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फास्टर ब्रीथ करते हैं, बहुत तेज़ से ब्रीदिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में ये काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ओके, तो देखो हम एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी ब्रीदिंग काफ़ी स्लो रहती है, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स, फिश का वगैरह ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो पानी में कम ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है, तो इसलिए उनको ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वो काफ़ी फास्ट ब्रीथ करते हैं, ये याद रखिएगा। तो एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ फास्टर बिकॉज वाई, डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा डायफ्रागम के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, डायफ्रागम के बारे में देखेंगे। ओके, अब होता क्या है, देखो जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट होता है। ओके, डायफ्रागम मान लो कि ये क्या हो जाता है, ये ऐसे नीचे आ जाता है, डायफ्रागम क्या हो जाता है, ऐसे नीचे आ जाता है। ओके, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट होता है, डायफ्रागम नीचे आ जाना यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट हो जाता है। ओके, और इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी है, ये जो चेस्ट कैविटी है ये बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि डायफ्रागम कहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है, जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपांड हो जाती है, और अपने आप एयर वैक्यूम इन, और फिर अपने आप ही हवा अंदर आ जाती है। ओके, जब हम एक्सेल करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, एक मिनट। हाँ, जब हम एक्सेल करते हैं तो ये जो डायफ्रागम है ये ऊपर चला जाता है। ओके, यानी कि ये क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और इसका डोम शेप बनता है। इसका कौन सा शेप बनता है, डोम शेप बनता है, और फिर चेस्ट कैविटी श्रिंक हो जाती है। देखो कम हो गई, अब इतनी बाकी है, ये चेस्ट कैविटी क्या हो गई, श्रिंक हो गई, और इससे क्या होता है, यहाँ पर जो हवा होगी वो अपने आप बाहर फेंकी जाती है। अपने आप क्या, कहाँ फेंकी जाती है, बाहर फेंकी जाती है। ओके, तो याद रखिएगा, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं तो ये डायफ्रागम नीचे आ जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फ्लैट हो जाता है, और चेस्ट कैविटी एक्सपांड होती है, और फिर हवा अंदर आती है। जब ये डायफ्रागम, जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्रागम ऊपर जाता है, यानी कि रिलैक्स होता है, डोम शेप बनता है उसका, और जो चेस्ट कैविटी है वो कम हो जाती है, और एयर अपने आप बाहर फेंकी जाती है। और लंग्स के अंदर हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, हवा प्रेजेंट रहती है। ओके, क्यों, क्योंकि टू इंश्योर कंटिन्यूस गैस एक्सचेंज कंटिन्यूसली होना चाहिए, इसलिए लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है हमेशा एयर का। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन। किसके बारे में जानेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में देखते हैं। तो ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, लिम्स, ये है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब देखो प्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। इसका काम है ट्रांसपोर्ट CO2 फूड एंड वेस्ट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को, फूड को और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना। अब हम देखेंगे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स।
इसके अंदर ना हेमोग्लोबिन होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ओके, और इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये जो हेमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन कम है, अगर हेमोग्लोबिन कम है तो हमें एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर WBC के बारे में जानेंगे, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ये क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन। ओके, ये बॉडी को बचाती है इन्फेक्शन से। आगे देखते हैं हम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या करता है, ये जो बॉडी में जो लीक हुआ है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है बाहर, अगर हमें कट बीट लग गया तो ये लीक को प्रिवेंट करता है। कैसे, क्लॉटिंग करके, ब्लड को क्लॉट कर देता है। ब्लड को क्या कर देता है, क्लॉट कर देता है प्लेटलेट। आगे हम देखेंगे लिम्फ। लिम्फ जो होता है वो कलरलेस लीक फ्लूइड होता है। ओके, कैपिलरीज से बाहर आया हुआ फ्लूइड होता है। लीक मतलब कैपिलरीज से बाहर आ जाता है। ओके, और इस लिम्फ के अंदर प्लाज्मा और WBC होता है। ओके, और इसका काम क्या है, ड्रेन्स एक्सिस फ्लूइड। एक्सिस फ्लूइड को ये क्या करता है, ड्रेन करता है। ओके, और इसका दूसरा काम क्या है, कैरीज एब्जॉर्ब फैट। ये एब्जॉर्ब फैट को क्या करता है, कैरी करता है और फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करता है। ये है लिम्फ का काम। सबका फंक्शन याद रखिएगा। अब हम जानेंगे वेसल्स के बारे में। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में हम जानेंगे। अब देखो, आर्टरी जो होती है वो काफ़ी अच्छा काम करती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये जो आर्टरीज होती है ये किसको कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। ओके, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से पूरे बॉडी तक ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। ओके, और इसका प्रेशर काफ़ी हाई रहता है। ओके, और स्पिग मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। इसका वॉल काफ़ी थिक होता है और इलास्टिक होता है, और इसमें कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं होता। ओके, ये जो आप देख पा रहे हो इसको वॉल्स कहा जाता है। ये ना आर्टरीज में वॉल्व नहीं होता है। अब हम जानेंगे वेन्स के बारे में। अब देखो, वेन्स का काम क्या है, कैरी ब्लड बैक टू हार्ट। बॉडी से हार्ट तक ब्लड को पहुंचाने का काम किसका है, वेन्स का है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। किसको कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके अंदर प्रेशर कम होता है, इसका वॉल थीन होता है, और इसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, प्रेजेंट टू प्रिवेंट। ओके, ये वॉल्व प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। मान लो ये ब्लड है, ये आगे जा रहा है। ओके, ये पीछे नहीं जाना चाहिए। ये कौन इंश्योर करता है, ये वॉल्व्स इंश्योर करता है। तो V फॉर वेन्स एंड V फॉर वॉल्व्स। ओके, अब हम जानेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती है वो यूनिवर्सल कनेक्टर होती है। ये आर्टरी और वेन को ऐसे कनेक्ट करती है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। मटेरियल का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है विथ टिश्यूज। कैपिलरी से मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है, टिश्यू में चला जाता है, और टिश्यू से कुछ मटेरियल ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। तो आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है आर्टरीज एंड द वेन्स का। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, आई होप आपको समझा होगा। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर डबल सर्कुलेशन। क्या देखेंगे, डबल सर्कुलेशन, नहीं तो मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, ये देखेंगे। तो थोड़ा सा समय लगेगा, इसके लिए देखिएगा प्लीज़, वेट। चलो देखो यहाँ पर, ये ना हमारा हार्ट है, और इसके अंदर 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। ये यहाँ पर है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, these are the 4 chambers of our heart। अब होता क्या है, देखो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके, कौन सा ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं DOB कर रहा हूँ। ओके, ये ना सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ जाता है। आप डायग्राम देख सकते हो, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, आपका टेक्स्ट बुक ओपन करके। ओके, तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रियम में आ जाता है जब राइट एट्रियम रिलैक्स होता है। अब क्या होगा, ये राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। मैं यहाँ पर PA निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, PA।
तो अब आपका ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये लंग्स में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पर आ जाता है? लंग्स में आ जाता है। ओके, ये कौन है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको कौन लाता है? पल्मोनरी आर्टरी। ओके, मैंने आपको बताया था आर्टरी जो होती है वो आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब देखो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। ओके, और फिर आगे आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर ऐसे पल्मोनरी वेन होती है। क्या होती है? ऐसे क्या होती है? पल्मोनरी वेन होती है। मैं PV निकाल रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो पल्मोनरी वेन में से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है जब ये रिलैक्स होता है तब। ओके, और इसको कौन लाता है? पल्मोनरी वेन। सारी वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन किसको कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। अब लेफ्ट एट्रियम अपना कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब देखो होता क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल इतनी ज़ोर से पंप होता है, इतने ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरे बॉडी में चला जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर चला जाता है? पूरे बॉडी में चला जाता है। ओके, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। ऐसे हमारा हार्ट वर्क करता है, ऐसे काम करता है। अब ना एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखो हार्ट में कितने बार ब्लड आ जाता है? 2 बार। देखो यहाँ पर 1 बार आया। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आ रहा है। आप इन एरोज के ऊपर ध्यान दे दो, हार्ट के अंदर कितने बार ब्लड आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसलिए इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट ट्वाइस इन 1 साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, आप कह सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो ब्लड है अपने हार्ट में 2 बार एंटर करता है। कितने बार एंटर करता है? 2 बार एंटर करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है, देखो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके, ये कभी भी मिक्स नहीं होता क्योंकि बीच में सेप्टम होता है। बीच में क्या होता है? सेप्टम होता है। क्या होता है? सेप्टम होता है। चलो सॉरी, अब और थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम। यहाँ पर देखते हैं, देखो ये बीच में क्या होता है? सेप्टम होता है। और आगे बढ़ते हैं, ये जो वार्म ब्लडेड मैमल्स है यानी कि हम लोग, और जो बर्ड्स है, ओके, इनको ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो इसलिए ये जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिक्स नहीं होता है। गिव रीज़न पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मैमल्स और बर्ड्स में क्यों मिक्स नहीं होता? क्यों? बिकॉज दे रिक्वायर मैसिव एनर्जी फॉर मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर। उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ओके, तो इनको मिक्स होने से कौन रोकता है? सेप्टम। ओके, सेप्टम प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ओके, और ये इंश्योर क्या करता है? सेप्टम ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो जाए? काफ़ी हाई हो जाए। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, फिश में 2 चेम्बर का हार्ट होता है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और मैमल्स में 4 चेम्बर का होता है। क्यों? क्योंकि हमें मैसिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ओके, हम वार्म ब्लडेड होते हैं, और फिश में 2 चेम्बर का हार्ट होता है, और ये जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें कितने चेम्बर का होता है? 3 चेम्बर्स का होता है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर प्लांट्स में कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हम देखेंगे। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम क्या होता है? ग्लूकोज अमीनो एसिड यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ये किसका काम है? फ्लोएम का काम है। ओके, और ये जो जाइलम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ओके, सिर्फ और सिर्फ पानी और मिनरल सिर्फ ऊपर ही चला जाता है, रूट से लीव्स तक पहुंच जाता है। ओके,
और फूड का ना बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड भी होता है। रूट की तरफ भी खाना जाता है और ऊपर भी, टिप के ऊपर भी तरफ भी खाना चला जाता है, यानी कि बाय डायरेक्शनल होता है। ओके, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें किसी भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फ्लोएम क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्यों? क्योंकि इसको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, तो नाइट में क्या होता है, रूट प्रेशर होता है। नाइट में रूट प्रेशर की वजह से ये जो वाटर और मिनरल है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, यानी कि ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से। ओके, और ड्यूरिंग डे में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से ये हो जाता है। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर ये प्लांट है मान लो, और ये यहाँ पर रूट है। क्या है? रूट है। ओके, अब होता क्या है पता है कि ये जो वाटर और मिनरल होता है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाता है। अब ये पानी और मिनरल है, ये कहाँ आ गया? रूट में आ गया। कहाँ आ गया? रूट में आ गया। और यहाँ पर ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से, रूट प्रेशर की वजह से ये जो वाटर और मिनरल है ये अपने आप ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर फ्लो होना चालू हो जाता है, आगे ऊपर जाना चालू हो जाता है। ओके, किसकी वजह से? रूट प्रेशर की वजह से, यानी कि ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से। ओके, और ये नाइट में होता है। और डे में क्या हो जाता है, देखो, ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से वो पानी ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल क्या, मान लो कि यहाँ पर ऐसे एक लीव्स है। ओके, क्या है? लीव्स है। यहाँ पर लीव्स में से ऐसे पानी बाहर जाता है, इवापरेट हो जाता है। इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जैसे ही पानी इवापरेट हो जाता है तो यहाँ पर वैक्यूम बनता है। यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और पानी अपने आप इस वैक्यूम की वजह से ऊपर उठ जाता है। जैसे कि हम देखो क्या करते हैं, किसी ड्रिंक में किसी ड्रिंक में जब हम स्ट्रॉ डालते हैं, ओके, और फिर हम हवा ऊपर खींचते हैं। जैसे ही हवा ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पर वैक्यूम बन जाती है उस स्ट्रॉ में, और ये वैक्यूम क्या करती है, इस ड्रिंक को अपने आप ऊपर उठाती है, ऊपर भेजती है। तो वैसे ही ट्रांसपिरेशन पूल काम करता है। इसको सक्शन पूल, सक्शन फोर्स भी कहा जाता है। ओके, और ट्रांसपिरेशन पूल भी कहा जाता है। तो प्लांट में वाटर और मिनरल कैसे फ्लो करता है? रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से वो ऊपर जाता है। ओके, अब हम देखेंगे फ्लोएम का। फ्लोएम का क्या होता है, देखो यहाँ पर ये मान लो ये लीव्स है। ओके, इस लीव्स में से जो भी खाना है वो फ्लोएम के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? फ्लोएम के अंदर चला जाता है। ओके, लीव्स है। उसके बाद जाइलम में से पानी आ जाता है। जाइलम में से क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है। और ये पानी फिर हर जगह पर जैसे जाएगा वहाँ पर क्या क्या पहुँचाएगा, ये न्यूट्रिएंट को पहुंचा देगा। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस पूरे जब जो खाना मूव होता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, फिर से एक बार थोड़ा देखिएगा, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ये जो फूड है ये फ्लोएम में जाएगा। ओके, फिर जाइलम में से पानी आ जाएगा फ्लोएम में, और ये पानी हर जगह पर खाने को पहुंचा देगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं यहाँ पर एक्सक्रीशन। किसके बारे में जानते हैं? एक्सक्रीशन के बारे में जानते हैं। तो किडनी होती है, दो बीन शेप किडनी होती है। ये क्या करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट को कॉन्स्टेंटली फिल्टर करती है ब्लड से। उसके बाद ये आप दोनों पाइप देख रहे होंगे, ये पाइप यहाँ पर, इसको यूरेटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यूरेटर कहा जाता है। ये मस्कुलर ट्यूब होती है, ये फिल्टर यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है स्टोरेज टैंक की तरफ, यानी कि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ भेजती है। अब यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर रिजर्वायर है और ये नर्वस सिस्टम के अंदर काम करती है। ओके, और इसका काम है यूरिन को स्टोर करना। ओके, जब तक हम उसको रिलीज़ नहीं करते हैं तब तक वो हमारे बॉडी में, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या होता है? स्टोर हो जाता है। बाद में यूरेथ्रा, आप ये नीचे देख सकते हो, ये यूरेथ्रा है। इससे क्या होता है? यूरिन इजेक्ट होता है, बाहर फेंका जाता है बॉडी से। ओके, और हमारे बॉडी में केमिकल बैलेंस इसकी वजह से मेंटेन होता है। और एक इंटरेस्टिंग हम बात करेंगे, इस किडनीज के अंदर बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। किडनीज के अंदर क्या होते हैं? किडनीज के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। अब देखो नेफ्रॉन का काम क्या है ये हम देखेंगे। यूरिन कैसे फॉर्म होता है ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि ऐसे बाउमन्स कैप्सूल होता है। क्या होता है? बाउमन्स कैप्सूल होता है। और इस बाउमन्स कैप्सूल के अंदर बहुत ही
ज़्यादा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। क्या होता है? कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो होता क्या है देखो, ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस, ब्लड जो है इस ग्लोमेरुलस में एंटर हो जाता है। ग्लोमेरुलस मतलब क्या है? क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का बंच है। और ये कहाँ पर है? इनसाइड द बाउमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस कहाँ पर होता है? इनसाइड द बाउमन्स कैप्सूल। ये जो ग्रीन में मैंने ड्रॉ किया है ये बाउमन्स कैप्सूल है, और ये रेड क्या है? ग्लोमेरुलस है। अब इस ग्लोमेरुलस में ब्लड एंटर कर रहा है। ओके, तो हाई प्रेशर फोर्स की वजह से एवरीथिंग आउट, तो ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, एमिनो एसिड, यूरिया, ये जो ब्लड में होता है वो पूरा बाहर आ जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है। तो स्टेज 1 यहाँ पर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, तो ब्लड में से क्या क्या बाहर आ जाता है? ग्लूकोज, क्या क्या फिल्टर होता है? ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, अमीनो एसिड एंड द यूरिया। अब हम देखेंगे स्टेज 2। अब देखो ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, अमीनो एसिड ये तो हमारे काम के हैं। ओके, तो इसको फिर से एब्जॉर्ब करना जरूरी है, तो इसलिए दूसरा स्टेज है यहाँ पर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेज कौन सा है? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है देखो, एज फिल्टर मूव्स थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट। अब देखो ये जो फिल्टर होगा ये ऐसे ट्यूबुलर पार्ट में फ्लो होना चालू कर देता है। किस में फ्लो होना चालू कर देता है? ऐसे ट्यूबुलर पार्ट में ऐसा फ्लो होना चालू हो जाता है। ओके, अब इस ट्यूबुलर पार्ट में जैसे वो फ्लो हो रहा है तो उसमें से क्या होगा? जो यूज़फुल मटेरियल्स है इसको फिर से एब्जॉर्ब किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर को ये क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा। इस प्रोसेस को सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब फाइनल क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। फाइनल क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है? एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रेट हो जाता है। ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो फिर इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या सिक्रेट किया जाता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को सिक्रेट किया जाता है, और वो यहाँ पर क्या बनता है? यूरिन बनता है। क्या बनता है? यूरिन बनता है। और फिर इसी यूरिन को हम क्या करते हैं? बाहर फेंकते हैं, इजेक्ट करते हैं। तो ये है यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप। नहीं तो मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन कल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करो और उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो। तो डायग्राम अभी आप नेट में से एक इजी डायग्राम ड्रॉ कर लेना, सीखना, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, और ये इसका मैकेनिज्म है। 3 स्टेप्स मैकेनिज्म है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, ये जो ग्लोमेरुलर होता है ये क्या करता है? फिल्टर कर देता है। ओके, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, अमीनो एसिड, यूरिया इन सबको ब्लड में से बाहर निकालता है। ओके, उसके बाद में क्या होता है? जैसे वो ट्यूब्स में फ्लो होना चालू हो जाता है तो यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है यूज़फुल मटेरियल्स का, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नेसेसरी वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, और थर्ड स्टेप क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रेट हो जाता है और फाइनली उसका यूरिन बनता है। ओके, तो ये आंसर है। ये अगर आपको सवाल पूछा जाता है हाउ यूरिन इज फॉर्म, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। नहीं तो ड्रॉ नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म या स्ट्रक्चर, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो ये था एक्सक्रीशन के बारे में। अब प्लांट एक्सक्रीशन रह गया। अब प्लांट में क्या होता है देखो, गम, रेजिन, रबर ऐसी चीज़ें एक्सक्रीट होती है। ओके, इस फॉर्म में क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स में। ओके, और स्टोमाटा में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है, ऑक्सीजन बाहर, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो लीव्स में स्टोर हो जाता है, फिर लीव्स नीचे गिरती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में इसको इंक्लूड नहीं किया है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। मैंने क्विक रिविजन यहाँ पर लिया हुआ है आपका। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।